नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होगा। दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां से यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो या D++ हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी पेपर हो डियर, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना तय है डियर। ये हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों का क्लीन स्वीप वीडियो करेंगे डियर, एक्सप्लेन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? यानी कि आप देख रहे हैं गांधी जी को बताना है कि कौन सी संज्ञा है, यही रेखांकित है। तो गांधी जी क्या थे डियर? ये एक व्यक्ति थे और व्यक्तिवाचक संज्ञा का यह बोध करा रहा है डियर, इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा बूढ़ा की पूछी जा रही है डियर, तो आप बूढ़ा की जो भाववाचक संज्ञा मारेंगे तो आप मारेंगे बुढ़ापा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बुढ़ापा जो है ये भाव को प्रकट कर रहा है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प सही है? यानी कि उच्चारण में कौन जो है उपसर्ग होगा और कौन मूल शब्द होगा, ये पूछ रहा है। तो उच्चारण में आप जो है उत उपसर्ग मारिएगा और चारण जो है इसका मूल शब्द है, यानी कि बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं उत और चारण, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मतलब पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। डियर, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। हिंदी में अगर उपसर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो 10 होती है। अगर संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछे तो आप 22 बता दीजिएगा। और प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति प्लस अच्छी बराबर प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन एकदम राइट है, करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद जब भी आप किसी चीज का करिए तो उसके देखा करिए कि दोनों पार्टों का जो आप जहां से विखंडन कर रहे हैं डियर, खंड कर रहे हैं, तो दोनों का सार्थक अर्थ निकलना जरूरी होता है डियर। तो महर्षि का आप करेंगे तो महा प्लस ऋषि निकाल देंगे, तो महा और ऋषि का सार्थक अर्थ है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है महर्षि में, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राधा गाना गा रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? तो राधा अभी क्या कर रही थी? राधा भी गाना गा रही थी डियर, यानी कि वो पूर्ण नहीं कर चुकी कि गाना खत्म हो गया उसका, तो इसलिए राधा जो गाना गा रही थी वो अपूर्ण भूतकाल में आएगा डियर, सी ऑप्शन एकदम सही है। राधा गाना गा रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का चुनाव करना है। रसगुल्ले, यानी कि बहुत से रसगुल्लों की बात की जा रही है। हालचाल, हालचाल यानी कि भाई जिसे ग्रुप में भी पूछा जा सकता है, आप किसी मीटिंग में है तो पूछ लेते हैं कि भाई कैसे हालचाल हैं आपके, तो ये समूह का भी बोध करा रहा है। मंत्रिमंडल, तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल तो बहुवचन है ही, कई मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। तो आप जब सहायता करेंगे तो सहायते नहीं करते हैं कि सहायते बहुवचन, तो सहायता हमेशा एक वचन में होता है डियर, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है एकदम सही है, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मच्छर होता है, ऐसे देखिए, खटमल होता है, पशु होता है, लेकिन सजावट क्या है? सजावट होती है डियर, तो सजावट होती है मतलब स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो सी ऑप्शन सजावट एक स्त्रीलिंग है डियर। ऐसे ट्रिक के माध्यम से तुरंत पकड़ा करिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गुरु की मधुर आवाज कानों में गूंज रही थी। रेखांकित जो शब्द मधुर है, इसमें जो पूछ रहा है कि मधुर क्या है,
तो जो रेखांकित शब्द मधुर है ये बताना है आपको क्या है। तो गुरु की जो मधुर आवाज़ है, मधुर क्या होगी डियर, तो मधुर एक विशेषण है गुरु जी की आवाज़ का। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उसने ध्यानपूर्वक गुरु गीत गाया। तो ध्यानपूर्वक शब्द क्या है, तो जो ध्यानपूर्वक शब्द है डियर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह वह आदमी है जिसने कल चोरी की थी। मिश्र वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ये जो मिश्र वाक्य का प्रकार है डियर ये है विशेषण उपवाक्य। बी ऑप्शन एकदम सही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो जब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपसे पूछे तो आप सीधे मारिएगा 8 भेद होते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहन पढ़ रहा था अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है। तो मोहन पढ़ रहा था ये अर्थ की दृष्टि से एक विधानवाचक वाक्य है। सी ऑप्शन एकदम सही है। मोहन पढ़ रहा था तो अर्थ की दृष्टि से ये विधान को जो है वो व्यवस्थित तरीके से पेश कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सोहन नहीं पढ़ रहा है वाक्य का प्रकार कैसा है। तो नहीं लिखा है, आप जान ही गए, नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो सोहन नहीं पढ़ रहा है यानी कि ये निषेधात्मक वाक्य है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है, निषेध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या वो आगरा जा रही है वाक्य कैसा है। तो क्या लगा है, तो आप जान गए होंगे कि क्या से मतलब ये प्रश्न कर रहा है। तो क्या वो आगरा जा रही है वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है डियर। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो जो पद्यांश से कह रहा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रावा से छोटे हैं की शोभा पाते। ये एक छोटा सा पद्यांश था। अब पद्यांश से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है क्रांति की गर्जना पर कौन हंसते हैं। तो क्रांति की गर्जना पर कौन हंसते हैं, यहाँ लिखा है हंसते हैं छोटे छोटे, यानी कि शोषित वर्ग जो है, जब क्रांति की कहीं गर्जना होती है तो जो शोषित वर्ग होता है वही तो सबसे ज़्यादा जो है अपने को लाभान्वित पाता है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी पद्यांश से है। कह रहा है छोटे पौधे किनके प्रतीक हैं। तो जो छोटा पौधा होगा वो छोटा ही है, तो निम्न वर्ग का प्रतीक करेगा डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी इसी गद्यांश से ही है। अभी शोषित वर्ग किस प्रकार बुलाते हैं। तो जो शोषित वर्ग हैं डियर वो हाथ हिला हिला कर क्रांति का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है हाथ हिलाकर क्रांति का आह्वान करते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। विप्लव राव कौन शोभा पाते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता है निम्न वर्ग के लिए हो रही थी, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाथ हिलाते में कौन सा अलंकार है। तो हाथ हिलाते में आप देख रहे हैं हा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, हाथ में भी और हिलाने में भी। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है तो आप क्या मारते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार को मार देते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दर दर की ठोकरें खाने मुहावरों का सही अर्थ बताना है। तो दर दर की ठोकरें खाने का जो सही अर्थ होगा मुहावरे का डियर वो होगा बहुत कष्ट उठाना। जब आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो आप पता है कि डियर बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्षा का जब कृषि सुखाने, मतलब का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जब खेती आपकी सूख गई तो फिर बारिश के पानी से क्या लाभ डियर, ये पूछ रहा है लोकोक्ति का अर्थ। तो जो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा वो होगा हानि के बाद उपचार क्या है, व्यर्थ है। जब खेत सूख जाए तो उसमें पानी लगाने से कोई मतलब नहीं, तो उपचार जो है हानि के होने के बाद उपचार क्या है, व्यर्थ होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। टेलीविजन को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो टेलीविजन दृश्य सेवा उपकरण में रख लीजिए।
सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है टेलीविजन की, तो बता दें टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लॉगी बेयार्ड ने किया था। नोट डाउन रखिएगा। टेलीविजन में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, CRT जिसे हम बोल देते हैं। नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस विधि में दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? तो तुलनात्मक अध्ययन अगर किसी दो भाषाओं के बीच में करना है तो आप व्यतिरेक विधि का प्रयोग कीजिए। व्यतिरेक, ए ऑप्शन एकदम सही है। व्यतिरेक के माध्यम से आप भाषा में तुलना कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है? तो जो माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली होगी डियर वो है अर्थबोध। अर्थबोध के माध्यम से ही हम ज्ञान दे पाएंगे डियर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है, तो शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि कौन है? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब माइक्रो टीचिंग की बात आई है तो बता दें विश्व में माइक्रो टीचिंग के जनक जो है एलन को माना जाता है। एलन। और अगर भारत में माइक्रो टीचिंग की बात पूछी जाए तो आप DD तिवारी जी का नाम नोट कर लीजिएगा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो चरण का जो कुल टाइम है वो 36 मिनट निर्धारित किया गया है। ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विधि में कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है? तो मनोवैज्ञानिक विधि आगमन विधि होती है। आगमन विधि में हम बालक को उदाहरण से नियम की ओर ले चलते हैं ताकि वो उदाहरण के माध्यम से जब हम उसे सिखाते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेता है और आत्मसात कर लेता है। आगमन और निगमन विधि में हल्का अंतर है। निगमन में हम पहले नियम बता देते हैं, बाद में जो है एक्सप्लेन करते हैं, और आगमन में हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, बाद में नियम बताते हैं। ये अंतर है, दोनों में याद रख लीजिएगा। आगमन और निगमन विधि के जो जनक माने गए हैं वो अरस्तु को माना गया है। साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी मैं आपको बताया हूं कि आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो बस वही पूछ लिया। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम उदाहरण विधि के नाम से भी जानते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रस्तावना का मूल आधार होता है, तो जो प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है डियर वो होता है पूर्व ज्ञान से। पूर्व ज्ञान से ही हम बालक को पहले जब क्लास में आते हैं पढ़ाने, किसी सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना है, कोई लेसन पढ़ाना है, तो उस लेसन से संबंधित हम उससे पहले चर्चाएं करने लग जाते हैं। हमारी जो चर्चा परिचर्चा का मेन रीजन होता है वो हम बालक के पूर्व ज्ञान का जो है कहीं ना कहीं चेक करते हैं कि इसके पास कितना पहले से पूर्व ज्ञान है इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। फिर उसी से जोड़ते हुए हम उसके ज्ञान को आगे इंक्रीज कर देते हैं डियर। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छे शिक्षण को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। दैनिक पाठ योजना का बिल्कुल करना चाहिए, इकाई योजना का भी करना चाहिए, वार्षिक योजना का भी करना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी योजनाओं का जब एक टीचर अच्छे तरीके से पालन करेगा तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा डियर। टी ऑप्शन एकदम सही था। ये 30 प्रैक्टिस सेट अभी आपको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट के अंदर सॉल्व कराए डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी में दूसरा सेट भी आपको जोड़ देते हैं, हल्के से प्रश्न स्पीड से करवा देते हैं। मोहन ने दूर से आवाज सुनी, रेखांकित शब्द क्या है? तो मोहन के नीचे रेखांकित शब्द है। मोहन को बताइए मोहन क्या है? तो मोहन आप बता देंगे कि एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उसे लगा कि कोई रो रहा है, रेखांकित शब्द में व्याकरण की दृष्टि से है। तो कोई क्या है? कोई ये सर्वनाम का बोध करा रहा है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, ये सर्वनाम है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छोटी बालिका को इस तरह सांत्वना देना अच्छा लगा। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से अच्छा शब्द को पूछ रहा है, तो अच्छा क्या है? तो अच्छा क्या है? विशेषण है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जो शिक्षित शब्द है इसमें हम इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है डियर। शिक्षित, शिक्षा प्लस इत बराबर शिक्षित। ए ऑप्शन एकदम सही है। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं डियर। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वांगीण शब्द का किस प्रकार बनता है?
तो जो सर्वांगीण शब्द है डियर, वो सर्व प्लस अंग प्लस ईण यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। इन्हीं शब्दों से मिलकर सर्वांगीण शब्द का निर्माण हुआ है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोहन खाना खा रहा है, वाक्य में काल क्या है? तो मोहन खाना क्या कर रहा है? खा रहा है अभी, तो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है डियर। मोहन खाना खा रहा है, अभी खा नहीं चुका वो, तो आप सी ऑप्शन मार दीजिए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोहन राम को पाठ पढ़ाएगा, वाक्य कैसा है? क्या नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रणयार्थक है या पूर्वकालिक है? तो मोहन और राम आप देख रहे हैं दो लोग हैं, तो आप सीधे ट्रिक से मार दीजिए क्या? द्विकर्मक, क्योंकि मोहन राम को पाठ पढ़ाएगा, द्विकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है? वर्षा होती है, हस्ताक्षर किए जाते हैं, होश आते हैं, आता भी है, आते भी हैं, दर्शन होते हैं, तो आप सीधे वर्षा मारिएगा। वर्षा एक वचन में है, बाकी ये जो हस्ताक्षर, होश, दर्शन, आंसू, प्राण, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। लड़की तेज दौड़ती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो लड़की तेज दौड़ती है यानी कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नांकित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है? दधि क्या है? तत्सम है। जीभ क्या है? जन्म क्या है? दीपावली क्या है? तो दीपावली भी तत्सम है, दधि भी तत्सम है और जन्म भी तत्सम है, लेकिन जीभ जो है ये तद्भव है, क्योंकि जीभ का तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है डियर, जिह्वा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जब अन्य आश्रित लगे हैं डियर, तो आप जान रहे हैं ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। जब इसमें अन्य वाक्य जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर देगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोहन ने कहा कि मैं केरल जा रहा हूं, कैसा वाक्य है? तो मोहन ने कहा कि मैं केरल जा रहा हूं, मिश्र वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये क्रिया विशेषण आश्रित प्रकार है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे डियर आज के 40 प्रश्न हिंदी के। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।